हम भारत हम हर भारतवासी को सहयोग चाहिए। अन्याय, शोषण व दमन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए ये चित्र में दिखाए गए हैं। ये सभागार उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा से लिए। वी सीक सपोर्टेड फॉर एवरी इंडियन अगेंस्ट द इनजस्टिस, एक्सप्लोनेशन एंड द ऑपरेशंस फॉर द क्रिएशन उत्तराखंड स्टेट। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषा की अभिव्यक्ति किया जाता है और ये आकांक्षाएं स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती है। यहाँ जो पोस्टर दिखाया गया है उसे इस संदर्भ में विशेष कहा जाएगा कि उसमें 7 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट है कि इन भाषाओं के इस्तेमाल का उद्देश्य तमाम भारतीय नागरिक तक अपनी बात पहुंचाना है। पोस्टर से यह बात साफ जाहिर है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय भावना से कोई बुनियादी टकराव नहीं है। इस अध्याय में आजादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया चली। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं हो जाती। वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियां आई। कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थीं उनका समाधान पूरी तरह से न हो सका था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों की स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचों के हदों को पार करके भी हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक का रूप लिया और संघर्ष लंबा खींचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। यह नई चुनौतियां 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतरिम सांसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौतों के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सकें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनके उपजित तनाव को किन कारणों से बल मिलता है? भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए? लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस किस्म की कठिनाई आती है? लोकतंत्र में विविधता के बीच एकता कायम करने के लिहाजा से हमें क्या सीख मिलती है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र और राष्ट्र। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक और चुनाव प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकार संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बड़े बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दे को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौता तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरे। भारत सरकार का नजरिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भारत के संविधान के बारे में पढ़े हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों से बार बार गुजरती है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बंधे ऐसी सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिससे इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता
के लिए खतरे के रूप में देखा गया। भारत ने विविधता के सवालों पर लोकतांत्रिक दृष्टि अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करे। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और बलवती होती है। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और इससे भागीदारी दी जाएगी। क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता के सामने खतरनाक नहीं है? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद अपने आप में खतरनाक नहीं है? ये विथ कमेटी और ड्राउन विथ रजिस्ट्रेशन एंड कस्टिनेशन, जो इंग्लिश वर्ड में 3 लेके बैठे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानी खड़ी हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की बेहतर आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्र की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तनाव के दायरे। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आजादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। देश के और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते थे। जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषा लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी। उनका मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। खतरे की बात हमेशा सीमांत के राज्यों के संदर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? क्या इस सब के पीछे विदेशी हाथ ही होता है? बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौती इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी आई। हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख, ये लेह बड़ा वाला जिला लद्दाख, कारगिल, ये मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गंधेरबाल, बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, पूंछ, शोपियान, अंतरगाम, जम्मू एंड कश्मीर, गुलगांव, किश्तवाड़, राजौरी, मीरपुर, रामबन, रियासी, उधमपुर, टोडा, जम्मू और सांबा, कठुआ, जो STTP, PIB गवर्नमेंट इनसे लिया गया है।
जम्मू और कश्मीर अपने जैसे को अपने गत वर्ष पढ़ा है। जम्मू और कश्मीर का अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी और इसके अतिरिक्त तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ। और कश्मीर तीन जम्मू और कश्मीर तीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग हैं। इसके मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं, मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीरी घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांशतः कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या बहुत कम है। इसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। समस्याओं की जड़ें 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर J&K एक राज्यसी रियायतें थी। इसके शासन महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासतें के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी, परंतु उस रियासतों के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाई गई लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था, साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबाइली घुसपैठी भेजे। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीरी घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर। द्रविड़ आंदोलन। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए। ईवी रामास्वामी नायर 1879 से 1973 पेरियार के नाम से प्रसिद्ध उन्नीसवाद के प्रबल समर्थक, जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ असीमता के उद्भावक, राजनीति जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आत्मसम्मान आंदोलन के जनक। 1925 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कसगम की स्थापना। हिंदी और उत्तरी भारतीय वात्सल्य का विरोधी, उत्तर भारतीय लोगों एवं ब्राह्मण द्रविड़ से अलग का आर्य है, इस मत का प्रतिपादन किया। उत्तर यह द्रविड़ आंदोलन को एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन से सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रवादी भावनाओं का सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व वर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायर पेरियार के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कसगम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वात्सल्य का विरोध करता था तथा उत्तरीय भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारत संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। बाद में द्रविड़ कसगम दो धड़ों में बट गया और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम के पाले में केंद्रित हो गई। 1953 से 54 के दौरान डीएमके के 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की 3 मांगे थी। पहली, कलाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का
नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी। ये चित्र दिया गया है सभागार द हिंदू से लिया गया है। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन 1965। ये हिंदी प्रोटेक्ट एलिज बाई टू द रिजर्व पॉलिसी, न्यू दिल्ली द स्टोरी बिफोर। ये द गवर्नमेंट पॉलिसी है। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के भी खिलाफ थे। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। राजनीतिक आंदोलन के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वात्सल्य कायम है। डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरै की मृत्यु के बाद दल में दो फाड़ हो गई। इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चली, जबकि दूसरा दल खुद को ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता था। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों से दबा बनाए हुए हैं। इनमें से एक ने दल 1996 से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा। 1990 के दशक में एमडीएमके मरुलच्ची द्रविड़ मुनेत्र कसगम पीएमके पटाचाली मक्कम कच्ची डीएमडीके देसियाई मुरुपक्कू द्रविड़म कसगम जैसी कई अन्य दल अस्तित्व में आए। द्रविड़ की तमिलनाडु की राजनीति से इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा। एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना को का अच्छा उदाहरण पेश करती है। ये द इंडियन टाइम्स कश्मीर एसेस टू द इंडिया प्रेजाइज सून ऑन रूलर्स डिसीजन। शेख अब्दुल्ला टू form in terms government union trip reserved for the protection of state। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1905 से 1982 जम्मू एंड कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक, राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, 1947 भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास, 1953 से 1964 पुनः कारावास, 1965 से 1968, 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसे ने दिनांक 21 अप्रैल 1948 को अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक को वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुसे गए थे। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था, परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति न हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गया। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। बाहरी और आंतरिक झगड़े। तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य
के एक हिस्सा पाकिस्तान नियंत्रण में आ गया। भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना। अंतरिम रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। अपने गत वर्ष भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेद 370 और 71 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्यों की तरह माना जाना चाहिए। दूसरा वर्ग अधिकांशतः कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उनकी कम से कम तीन मुख्य शिकायतें थी। पहली यह कि कबायली हमलों से उत्पन्न परिस्थितियों के सामने होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए दे देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरे यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वतंत्रता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वतंत्रता की मांग उठी। तीसरा यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसे जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया। 1948 से राजनीति प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीति शुरू की जिनसे सामान्य जन की लाभ पहुंचा, परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद ये सिने संसार रोजा इस तमिल फिल्म में एक नवोड़ पत्नी के दुख और साहस की कहानी बयान की गई है। रोजा के पति का उग्रवादी अपहरण कर लेते हैं और खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर हैं। उसे कश्मीर में तैनात किया गया है जहां उसका काम दुश्मनों के खुफिया संदेशों को पढ़ना है। पति पत्नी में जैसे ही दाम्पत्य का प्रेम बढ़ने लगता है वैसे ही पति का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं की मांग है कि रोजा के पति ऋषि को तभी छोड़ा जाएगा जब जेल में बंद उनके सरगना को छोड़ दिया जाए। रोजा का संसार ढहने लगता है। वह अधिकारियों और राजनेताओं के दरवाजे खटखटाते हुए दर दर भटकती है। यह फिल्म भारत पाकिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि में बनी थी। इस वजह से लोगों में यह बड़ी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म को हिंदी साहित्य अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया। वर्ष 1992 निर्देशक मणिरत्नम, पटकथा मणिरत्नम, अभिनय हिंदी मधु अरविंद स्वामी, पंकज कपूर, जंगराज बढ़ता गया। उन्हें 1953 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रियता समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन नहीं चला पाए, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप थे। 1953 और 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहित का एक घड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधानों में एक परिवर्तन किया गया जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया जो मुख्यमंत्री बने, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया। ये शेख अब्दुल्ला अराइज्ड टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से लिया गया है जो चार्ज ऑफ द
corrupt so far strict action in Delhi time action by the रियायत कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए। एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीरी में नाराजगी की भावना पैदा हुई। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उसे धक्का लगा। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है पुष्टि हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासन दल कांग्रेस के साथ चुनाव गठबंधन करने को राजी हो गई। सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद यह वे वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे, परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती जा रही है। इससे कश्मीर के राजनीतिक संगठन उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद को उठाने से गहरा गया। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर के विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। राज्य में 1996 में जाकर विधानसभा चुनाव हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आ गई। 2002 और इससे आगे गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहली 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुखिया बने जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपनी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए जिसमें पिछले 25 वर्ष से सबसे अधिक मतदान होने का रिकॉर्ड किया गया। परिणाम स्वरूप PDP के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में BJP के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2009 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत के बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण है। वहाँ न केवल सभी प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजाति की विविधताएं हैं, बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। पर यह सारी बातें तो सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के बारे में है। जम्मू और कश्मीर जनता के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? लोकतंत्र में तो जनता की इच्छा को महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ न? पंजाब 1980
के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए, जिससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों की भाषाई आधार पर पुनर्गठन गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषा प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। राजनीतिक संदर्भ: पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहां 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डवाडोल है। पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरी, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। इन परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वतंत्रता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वतंत्रता की बात उठाई गई। प्रस्ताव की मांग में केंद्र राज्य संबंधों के पुनः परिभाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम नेशंस या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों को बोलबाला, प्रभुत्व या वात्सल्य का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अगले सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। ये मास्टर तारा सिंह 1885 से 1967 तक प्रमुख सिख धार्मिक एवं राजनीतिक नेता, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जीपीसी के शुरुआती नेताओं में से एक, अकाली आंदोलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी, स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पर सिख जन समुदाय का बड़ा कम असर पड़ा और कुछ साल बाद 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्य के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्तता सिंह पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों के भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। हिंसा का चक्र: जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकाली के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथों में चला गया और आंदोलन के सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर पर अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियार बंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर की क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावना को गहरी चोट लगी। भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इस बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को एक और बल मिला। कुछ और त्रासदायक घटनाएं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना में शोक संपन्न था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा
की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देशों के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाया। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी। शांति की और 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री, ये चित्र में संत हरचंद्र सिंह लोगवाला 1932 से 1985 में सिखों के धार्मिक एवं राजनीतिक नेता। छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली नेता के रूप में 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष। अकालियों की प्रमुख मांग को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता। अज्ञात सिख युवकों द्वारा हत्या। नई दुनिया सर पर स्वर्ण मंदिर पर सेना का कब्जा। भिंडरा वाले का पता नहीं और 53 सैनिकों सहित 325 मारे। अकाल तख्त को क्षति। अकाली तख्त सब आकर नई दुनिया से लिया गया है। आर्मी कंट्रोल टेम्पल्स 250 टेरर्स इन 59 जवान किल्ड। Balastian and Corumbel 700 arrested. Surrendered at a golden temple. No damage caused. 59 Armenian and 250 हरमंदिर साहिब टेररिस्ट किल्ड। इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 31/10/84 को या तो बैठक हुई अथवा हमलावर के संपर्क तथा साधा गया और उनसे सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों और दुकानों को लूटने के लिए कहा गया। बड़े व्यवस्थित तरीके से हमले हुए और हमलावरों को पुलिस का भी ज्यादा भय नहीं था। इससे जान पड़ता है कि मानो इन्हें आश्वासन दिया गया हो कि इन कामों को अंजाम देते समय या उसके बाद भी कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। न्यायमूर्ति नानावती, जांच आयोग रिपोर्ट खंड 1 2005। राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोगोवाला के साथ 1985 की जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोगोवाला समझौते अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रवि ब्यास के पानी को बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद, ये चित्र में दिखाई गई हैं इंदिरा गांधी, ये रघुराय सभागार से लिया गया है। इंदिरा गांधी की हत्या के विषय पर बने एक दीवार चित्र को यहाँ महिला देख रही हैं। ये स्पेशल एडिशन सभागार टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी शॉट एट द कंडीशन क्रिटिकल। इंदिरा गांधी की हत्या के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखबारों का एक विशेष अपहरण संस्करण प्रकाशित किया। सिख समुदाय से ही नहीं, पूरे भारत राष्ट्र से माफी मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान के लिखे का नकार था। इसलिए मैं यहाँ किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं खड़ा हूँ। अपनी सरकार की तरफ से, इस देश की समूचा जनता की तरफ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाते हुए कि ऐसा हादसा पेशा आया, लेकिन मानव राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं। अतीत हमारे साथ होता है और हम अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छा शक्ति और क्षमता है कि हम अपने को एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा की बहस
का हिस्सा लेते हुए राज्यसभा की बहस का हिस्सा लेते हुए से प्रभावित लोगों की मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात भी सहमति हुई। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते पर तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीति तथा चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई। संघर्ष और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुआ तो महज 24% मतदान वोट डालने के लिए आए। उग्रवादी को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल बादल और भाजपा के गठबंधन की बड़ी विजयी मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। क्षेत्र में 7 राज्य और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल की पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुना कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को भारत से जोड़ती है, अन्यथा इस क्षेत्र की सीमा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है और यह इलाका भारत के लिए एक तरफ से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। इस इलाके में 1947 के बाद में अनेक बदलाव आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की खास पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग सी रियासतें थी। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके के बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बन, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य और देशों से आने वाले शरणार्थी के कारण इलाकों की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया। पूर्वोत्तर और अलग थलग पड़ जाने इस इलाके की जटिल समस्या संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का अधिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों के साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगे उठी। इस इलाकों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति की 3 मुद्दे हावी हैं: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इससे पहले मुद्दे यानी स्वतंत्रता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। नोट या नक्शा पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाया गया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा प्रमाणित रेखा से पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, नागालैंड, कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर, आइजोल, मिजोरम, नीचे म्यांमार देश से अगरतला, बांग्लादेश से मेघालय,
शिलोंग, उधर भूटान, सिक्किम, गंगाटोक। सिक्किम गणराज्य स्वतंत्रता की मांग। आजादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर असमिया लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमिया भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग उठी। पूरे राज्य में असमिया भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े राजनीतिक समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया जो 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 के पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था लेकिन स्वतंत्रता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, करीबी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने की प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए और विद्रोह कार्रवाई भी की। कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपने दावेदारी जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनते चले जाना संभव नहीं था। इसी वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधान का उपयोग करके स्वतंत्रता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। करीबी करीबी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्तता परिषद का दर्जा दिया गया है। मेरे मेरी दोस्त चोन कहती है कि दिल्ली के लोग यूरोप के नक्शे के बारे में ज्यादा जानते हैं और अपने देश के पूर्वोत्तर के हिस्से के बारे में कम। आपने सहपाठी को देखकर तो यही लगता है कि उसके बात एक हद तक सही है। अलगवादी अलगवादी आंदोलन। स्वायत्तता की मांग से निपटना आसान था क्योंकि संविधान के विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे लेकिन कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ। तो इस मांगों से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के दो राज्यों में अलगवादी मांगों की लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन दो मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसीलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंधन करने में नाकाम रही। इसी बात अलगवादी आंदोलन के जनमत समर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया, उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था और तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोहियों गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। इस दफे तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना ने इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई। 2 दशक तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इस बात को भांपकर दोनों पक्ष के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगवादी संघर्ष
की राह छोड़ने पर राजी हो गया। लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। ये लाल डेंगा 1937 से 1990 में मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता, 1959 के अकाल के बाद विद्रोही बन गए। भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सुलह और समझौते पर हस्ताक्षर किए नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। द टाइम्स ऑफ इंडिया, लाल डेंगा to head coalition government. The Sabhagar Times of India, heavy rain in Lucknow, India is accordance likewise. नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड की अलगवादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हाल नहीं निकल पाया है। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आजाद घोषित कर दिया था। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों को एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है। बाहरी लोग, ये मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पत्र दिखाया गया है। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए हैं, इससे एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देशों से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसर और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों से इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती हैं। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भी भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमीय जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमीय लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियंस आसू AAASU आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आंसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आंसू का आंदोलन अवैध प्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने लोग भी असम आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीके को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरा असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासदायक घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ी की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई। 6 साल के सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। यह समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आंसू और असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण
परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों कि असम की सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन अप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोग भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। ये अंगमी जम्पू फिजो 1904 से 1990 नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता, नागा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष, भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की भूमिगत हुए, पाकिस्तान में शरण ली, जीवन के अंतिम 3 दशक ब्रिटेन में गुजारे। मुझे यह भीतर और बाहरी का मामला कभी समझ में नहीं आता। कोई आदमी कहीं पहले चला गया हो तो वह दूसरे को बाहरी समझने लगता है। ये दुनिया असम समझौता उल्लेखनीय उपलब्धि। असम के बारे में ये पेपर में कटाकट पृष्ठ। सरकार तथा असम छात्र संगठन के बीच 15 तारीख से तड़के हुए समझौते में असम का 6 वर्ष पुराना आंदोलन समाप्त हो गया। इस असम के विभिन्न छात्र संगठन द्वारा संचालित सरकारी विरोधी आंदोलन के दौरान 3,500 से अधिक जान गंवाई और अरबों रुपयों का आर्थिक हानि हुई। 12 अप्रैल 1970 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गुवाहाटी गई थी तो छात्र नेता 1967 के आधार वर्ष मानकर विदेशी नागरिकों की समस्या के समाधान के तैयार हो गए थे। तब पर प्रधानमंत्री 1979 को आधार वर्ष माने जाने पर अड़ी रही। फलस्वरूप सरकार द्वारा छात्र संघ के बातचीत टूट गए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने असम की समस्या सुलझाने के लिए गृह मंत्री जैली सिंह, आर वेंकटरमण और श्री प्रकाश चंद्र शेखर के उपयोग कर विश्वास को कठोर पैतर का वातावरण बना दिए। वह ऐसी नहीं थी कि कोई समझौता हो पाता। श्री राजीव गांधी के काम के शैली के अर्थ नहीं थी। ये राजीव गांधी काम की शैली का कटपीस लिया गया है। यहाँ भी उल्लेखनीय समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मामलों का समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक रूप में उभरी हैं। चीयर्स ग्रेट असम पैक्ट अनाउंस असम मेड टू डेंजरस आमूल सफर इस लिया गया है। और अंत में एक नज़र 4 प्रदेशों की आतंकवादियों की आज की गतिविधि। पंजाब, दार्जिलिंग, दिल्ली, मिजोरम। ये सभाकर राम बापू माथुर से लिया गया है। क्या आजकल भी आप इसी तरह के समाचार सुनने को मिलते हैं? किन किन क्षेत्रों में आप स्थिति को सामान्य होते हुए पाते हैं? सिक्किम का विलय। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत का शरणागति प्राप्त था। इसका मतलब यह कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चंगयाल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता को लोकतांत्रिक इच्छाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपाली का था। नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चंगयाल अल्पसंख्यक लप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चंगयाल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजयी मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। सिक्किम विधानसभा ने पहली भारत के 100 प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में
जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। च्युंगयाल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थन में भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इसी कारण यह मसला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका। ये काजी लेदुपा दोराजी खाग सरपा 1904 सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता, सिक्किम प्रचंड और सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक। 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की संस्थापना, चुनाव में विजयी और उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक। एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय रही। कभी कहीं से अलग राज्य बनने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से अलगवाद के स्वर उभरे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांग में पटरी बैठ पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति की अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय मुद्दे और अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। स्पेन में बक्सा लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगवादी मांग की। भारत का एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं। अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी चाहिए। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। जरा 80 के दशक की तरफ नजर दौड़ाएं। पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। इन मसलों को सरकार ने कानूनी व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरा गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलन के साथ समझौता किया, इसमें सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगवाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। सबका है सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफी नहीं है, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकाफी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामले में स्वतंत्रता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णय में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगवाद का बोध पनपेगा। चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियां अपनाई है उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहें और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। साथ ही अंतःप्रांतीय अथवा अंत क्षेत्रीय अप्रवास भी बढ़ोतरी होगी। सबसे आखिरी बात यह कि इन मामलों से भी हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। ये विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं। भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान है तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य
पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए। भारत का संवैधानिक ढांचा ज्यादा लचीला और सर्व समावेशी है। जिस तरह की चुनौतियां भारत में पेश आई हैं वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आई हैं, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगवाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिल रहा। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीय लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। ये राजीव गांधी 1944 से 1991, 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र, 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय, पंजाब में के आतंकवादियों, मिजो विद्रोही तथा असम में छात्र संघ से समझौता, खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती, सिंहली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा। संदिग्ध एलटीटी आत्मघाती द्वारा हत्या, गोवा की मुक्ति। हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। वह क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन कराया। आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर राजमंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इन आंदोलनों को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेज दी। 2 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा दिया। गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश। जल्द ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, क्योंकि वह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाना रखना चाहते थे। कोणंकी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवान पार्टी यूजीपी ने किया। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई थी। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने की पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना रहा तथा 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना। द इंडियन टाइम्स गोवा बैक विद द मदरलैंड। ये सभाकर आर के लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 अप्रैल 1954 को। इंडिया फ्लैग ओवर पंजिम प्रोक्लेम्स लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल टेरर। चौधरी एक्सेप्टेड सरेंडर ऑफ द पुर्तगाल जी हैज हेरल्ड। ये लिए गए चित्र हैं